न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। यूं तो आपने पुलिस वालों के कई तरह के अवतार देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे एसपी के बारे में बताएंगे जो बिल्कुल गंगा जल के अजय देवगन के रूप में नजर आए। जी हम बात कर रहे हैं भागलपुर के एएसपी पूरन झा के बारे में, जिनका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो हाथ में पिस्टल लहराते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या ऐसी नौबत आ गई जिसकी वजह से उनको सरेआम पिस्टल निकालना पड़ गया? ये जानने के लिए आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पता है किससे बात कर रहा है? बताओ, मैं एसपी पूरन झा बोल रहा हूँ। हाँ, अब कर आर्ग्यूमेंट कर क्या रहा है यहाँ पर बैठ करके? तुम्हें या लूट मुझे? अरे तो तूने किया क्या? किसी गाड़ी को चेक किया? जी सर, ट्रैफिक ऑफिसर हूँ। किसको भी बिठा रखा है क्या? कितने दिन में नौकरी के? सर अभी गया दूसरा मोबाइल बोला, तुरंत गए सर मोबाइल। अरे कोई गया नहीं क्या? वो नहीं पूछ रहा हूँ। तो तू क्या कर रहा है यहाँ पर? ट्रैफिक में चेक नहीं करेगा? नेम प्लेट का है। बिहार के भागलपुर के एएसपी पुलिस कर्मियों की क्लास लगाते व पिस्टल लहराते नजर आ रहे थे। एएसपी ने पुलिस कर्मियों की लापरवाही देख उन्हें कड़ी फटकार लगाई और एक जगह पर तो एएसपी पूरन झा को पिस्टल भी लहराना पड़ा। दरअसल सिटी एएसपी पूरन झा वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर 1 जून तक पूरे प्रदेश में लगाए गए लॉकडाउन की कैसे पालना हो रही है, ये देखने के लिए निकले थे। वे सिविल ड्रेस में ही मोटरसाइकिल पर अपने एक सहयोगी के साथ सवार होकर निकल पड़े। फिर रास्ते में जहां भी पुलिसकर्मी और लॉकडाउन का उल्लंघन होते दिखा, वहीं उन्होंने क्लास लगा दी। भागलपुर के मनाली चौक पर कुछ पुलिसकर्मी आराम फरमा रहे थे। उनको देखते ही एएसपी पूरन झा का पारा चढ़ गया। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस बल के जवानों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने अपना कर्तव्य बोध कराया और उसके बाद आईपीएस अधिकारी भागलपुर शहरी क्षेत्र के अलग अलग मोहल्ले में लॉकडाउन की स्थिति जानने पहुंचे। इस बीच बरारी थाना क्षेत्र के मायागंज मोहल्ले पहुंचने पर जब सिटी एएसपी ने मोहल्ले में हुड़दंग मचा रहे युवाओं को कोविड के प्रोटोकॉल को समझाने का प्रयास किया, तो कुछ युवा सिविल ड्रेस में पहुंचे आईपीएस पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पूरन झा को हाथ में पिस्टल निकाल कर लहराना पड़ा। वही खबर दौसा से आ रही है, जहां 4 साल से फरार 1000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पंचोली गांव निवासी रविंद्र गुज्जर बदमाश है। जानलेवा हमले का आरोपी है रविंद्र गुज्जर। रविंद्र गुज्जर पर जयपुर सहित जिले के 5 स्थानों में प्रकरण दर्ज है। एसपी के निर्देश पर डीएसटी टीम ने यह कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। हर एक रोग का इलाज होता है शुद्ध पेयजल, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके और हमारे घरों में आजकल शुद्ध पानी पीने के लिए आरओ लगा होता है। लेकिन पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर एक पीडीएफ जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें WHO को निशाना बनाकर ये दावा किया जा रहा है कि आरओ का पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या सच में आरओ का पानी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और आपको ये भी बताएंगे कि क्या कुछ है उस पूरे पीडीएफ में और क्यों ये दावा किया जा रहा है। आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वायरल पीडीएफ में WHO की जिस रिपोर्ट का जिक्र किया है वह सच में है। WHO ने 2005 में हेल्थ रिस्क फ्रॉम ड्रिंकिंग डीमिनरलाइज्ड वाटर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की थी। इसके अनुसार फिल्टर किया हुआ आरओ का पानी आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार जब आरओ पानी फिल्टर करता है तो वह इस पानी में से बैक्टीरिया के साथ साथ मिनरल व TDS को भी पूरी तरह से निकाल देता है। TDS का अर्थ है पानी में घुले सूक्ष्म पदार्थ, जिसमें सोडियम फ्लोराइड, आयरन क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट जैसे पदार्थ होते हैं, जो कि मानव शरीर के लिए आवश्यक है। आरओ का पानी फिल्टर करने में पानी में उपस्थित जरूरी कैल्शियम व मैग्नीशियम 90% तक नष्ट हो जाते हैं। इस तरह का पानी लगातार लंबे समय तक पीने से आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके लगातार सेवन से आपके हृदय संबंधी विकार, थकान महसूस होना, मानसिक कमजोरी, मांसपेशियों में ऐंठन या सिरदर्द जैसे कई रोग हो सकते हैं। WHO की रिपोर्ट देखने के लिए आप जा करके अपने सोशल मीडिया हैंडल पर देखें और उसे पूरा पढ़ें। वैसे हम आपको बता दें कि आजकल ऐसे आरओ सिस्टम आने लगे हैं जिसमें TDS कंट्रोलर भी लगे हुए हैं, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने आरओ से पानी पी रहे हैं
वह जहरीला तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है। आरओ में टीडीएस कंट्रोलर की मदद से अपनी जरूरत के अनुसार टीडीएस की मात्रा को सेट जरूर करें। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलिस सेक्शन आप लोगों के साथ। आइए निकालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि लगातार सोशल मीडिया और सरकार आमने सामने हुई है, और अगर हम आज बात करें तो ट्विटर ने भी इसका रिस्पॉन्स किया है। वहीं केंद्र ने ट्विटर को दो टूक जवाब भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि विचारों की आजादी बहुत पुरानी है, ट्विटर हमारे कानूनों को माने, वरना हमें सख्त कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है जो ट्विटर मान नहीं रहा है, या कोई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहा है? मैं आप सभी को बताता हूं, सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं और उन नियमों को इन सभी को पालन करने के आदेश दिए हैं, और जब यह इस नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ में सरकार ने कार्यवाही के आदेश भी जारी कर दिए। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि इन नियमों के बारे में बताता हूं कि ये नियम आखिरकार है तो है क्या। हम बात करें पहले तो भारत में अनुपालन अधिकारियों की नियुक्ति की जाए जो अनुपालना करवाएं, साथ ही साथ शिकायत का समाधान भी हो सके इसके लिए भी नियुक्ति की जाए। आपत्तिजनक सामग्री की निगरानी करने वाले की भी नियुक्ति की जाए भारत के अंदर, और साथ ही साथ कंपनी निदेशक के नाम, पता और एड्रेस, इन सब की जानकारी भी देनी आवश्यक है भारत के अंदर, जिससे यह नई कार्यप्रणाली काम में ली जा सके। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता दूं कि सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं को लेकर के पहले 3.5 घंटे का समय रखा गया था, लेकिन जब से कोरोना काल चल रहा है तब से परीक्षाओं को स्थगित किया हुआ है, और इसको लेकर के कोर्ट के अंदर मामला अभी भी विचाराधीन है। अगर अभी की बात करें तो अभी कोर्ट के अंदर इसको लेकर के कई फैसले भी लिए गए हैं और इसको लेकर के कई समाधान भी निकाले गए हैं, जिसमें से आप सभी को बता दूं कि यह परीक्षा 30 मिनट के अंदर करने की बात अभी चल रही है, लेकिन इसके अभी आदेश जारी नहीं हुए हैं। वहीं आप सभी को बता दूं कि इसका विरोध अभिभावक और विद्यार्थी दोनों करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर अभिभावक और विद्यार्थी क्या कह रहे हैं, मैं आप सभी को बताता हूं। उनका कहना है कि परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए और पहले के मूल्यांकन के आधार पर इस बार भी नंबर दे दिए जाने चाहिए, लेकिन सरकार का कहना है कि परीक्षाओं को कराया जाए और परीक्षाओं को करवाने के बाद में जो नंबर आएंगे उसी के आधार पर अगली कक्षा में विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए। लेकिन ये कोरोना महामारी चल रही है और इस कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार की सावधानियां बरतनी होंगी और कई प्रकार की व्यवस्थाएं भी करनी जरूरी होगी। साथ ही आप सभी को एक बात और बताता हूँ कि बड़ी बड़ी हस्तियां जो कभी नेताएं और कभी कभी कोई बॉलीवुड स्टार जो लोगों की मदद कर रहे हैं इस कोरोना काल के अंदर, किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति जो बीमार है या फिर उसकी तबीयत ज्यादा खराब है उसको कोरोना काल के अंदर कई प्रकार की मदद की है, जैसे खाने से संबंधित लेकर के दवाइयों तक की। लेकिन सरकार का कहना है कि आपने जब उनको कोरोना काल के अंदर मदद करी तो आपने यह व्यवस्था कहां से करी? जो मेडिकल की व्यवस्था है जिसके अंतर्गत बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को ही अधिकार है कि कोरोना काल के अंदर दवाइयां दी जा सकें। लेकिन ये बॉलीवुड स्टार्स और अन्य जो अधिकारीगण हैं उनके पास में ये दवाइयां आई तो आई कहां से? क्योंकि सरकार के पास में तो इसका बहुत कमी देखने को मिल रही है और सरकार इसकी डोज बनाने में लगी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसको लेकर के बॉम्बे हाईकोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और यह कारण बताओ नोटिस किसी और के खिलाफ में जारी नहीं हुआ है। इसमें आप सभी को बता दूं कि जीशान सिद्दीकी और सोनू सूद इन दोनों को कारण बताओ नोटिस बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी कर दिया है कि आपने इस कोरोना काल के अंदर दवाएं कहां से खरीदी हैं और किस आधार पर खरीदी हैं। इस बात को लेकर के बॉम्बे हाईकोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं आप सभी को बता दूं कि
राजस्थान के अंदर अब कोरोना की पकड़ कम हो रही है और सरकार इस पर अधिक सतर्क भी हो गई है। सरकार के साथ साथ आप सभी भी सतर्क हो चुके हैं, क्योंकि आप सभी भी अब घरों में रह रहे हैं और जरूरी काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। अगर हम बात करें कोरोना के आंकड़ों की, तो कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर 3454 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। यह कल के मुकाबले काफी कम है और 85 मौतें कल कोरोना से एक बार फिर देखने को मिली है। वहीं अगर हम राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में कल 850 से 850 केस देखने को मिले थे और एक बार फिर इसमें गिरावट दर्ज की गई है और कल 775 कोरोना के नए केस राजस्थान की राजधानी जयपुर में सामने आए हैं। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जयपुर के वार्ड नंबर 14 के युवा समाज सेवी कर्मठ पार्षद नंद किशोर ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए क्षेत्र तेजाजी विहार, छापर रोड, जयसिंहपुरा खोर का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी और तत्काल प्रभाव से उनका निदान करते हुए आश्वासन दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं हूं हिमांशी और आइए आज रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है ट्विटर और सरकार को लेकर। ट्विटर को सरकार ने दिया जवाब। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ना सिखाए कि हमें क्या करना है। 15 दिनों में नियमों का पालन किया जाए, क्योंकि यहाँ विचारों की आजादी सदियों पुरानी है। शिकायत समाधान, आपत्तिजनक सामग्री की निगरानी, कंपनी निदेशक के फोन नंबर और शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। सोशल मीडिया को लेकर बनाई गई नई गाइडलाइंस पर ट्विटर के रवैये से खफा आईटी मंत्रालय ने साफ कहा है कि वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ना सिखाएं कि हमें क्या करना है। ट्विटर मुद्दा भटकाने की बजाय नियमों का पालन करें। आईटी मंत्रालय ने कहा कि ट्विटर का जवाब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश पर जबरन अपनी शर्तें थोपने जैसा है। जी हाँ, ट्विटर ने अपने बयान के द्वारा उन गाइडलाइंस का पालन करने से मना कर दिया है जो भारत सरकार ने आपराधिक गतिविधियां रोकने के लिए तैयार की है। जी हाँ, आपको बता दें, ट्विटर ने मांगी थी 3 महीने की मोहलत। इससे पहले टूल किट विवाद और सोशल मीडिया गाइडलाइंस को लेकर ट्विटर ने चुप्पी तोड़ी। सोशल मीडिया कंपनी ने गुरुवार को कहा कि सरकार डेडलाइन लागू करने के लिए 3 महीने की मोहलत दे। साथ ही नियमों को लेकर अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में पड़ने को लेकर चिंता भी जाहिर की। हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव स्थित दफ्तरों पर हुए एक्शन को लेकर भी कंपनी फिक्रमंद है। डिजिटल मीडिया पर केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया गाइडलाइंस के पालन को लेकर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण विभाग ने गुरुवार को डिजिटल मीडिया समेत ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को 15 दिन की डेडलाइन दे दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। राजस्थान में एक बार फिर तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर आ गया है। जी हाँ, भरतपुर में भाजपा सांसद के ऊपर हुए हमले के बाद लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेरने में लगा हुआ है। अभी वसुंधरा राजे व विपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया का तीखा बयान सामने आया है। उन्होंने गहलोत सरकार को घेरते हुए कहा कि गहलोत सरकार बदमाशों पर नकेल कसने में फेल नजर आ रही है। आइए हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा वसुंधरा राजे व गुलाब कटारिया ने। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली पर हमले के मामले में भाजपा आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए नजर आ रही है। अब पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने एक बयान जारी कर प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला बोला है। राजे ने रंजीता कोहली पर हुए हमले की घटना की निंदा की है और ये भी कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार अपराधियों के आगे नतमस्तक है। वसुंधरा राजे ने इस मामले में एक बयान जारी कर कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार की बदहाल कानून व्यवस्था का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। प्रदेश में सांसद तक सुरक्षित नहीं है। राजे ने कहा कि आप अनुमान लगा लीजिए फिर आम आदमी का क्या हाल हो रहा होगा। वसुंधरा राजे ने अनुसार कोरोना काउंट में समर्पण भाव से जनता की सेवा में जुटी सांसद रंजीता कोहली पर हुए हमला निंदनीय है।
राजे ने कहा कि प्रदेश सरकार भले ही महिला सुरक्षा का दावा करती हो और अपनी पीठ खुद ही थपथपाती हो, लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ राजनीतिक संरक्षण में अराजकता ने पांव पसार लिए हैं और सरकार अपराधियों के आगे नतमस्तक है। वहीं महिला सांसद पे हमले की घटना शर्मनाक, सरकार इसकी जांच करनी चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी भरतपुर सांसद रंजीता कोहली पर हुए हमले की निंदा की है। वह गुलाब चंद कटारिया ने एक बयान जारी कर कहा कि इस प्रकार का कातिलाना हमला सांसद पर किया गया है, उसकी सरकार को निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दिलानी चाहिए। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली पर हमला होना सबके लिए चिंता का विषय है। एक महिला सांसद पर एक सुनसान जगह पर सड़क को अवरुद्ध करके और उस पर जिस प्रकार का हमला हुआ है, मेरी सांसद महोदय से भी बात हुई, मेरी आईजी भरतपुर से भी बात हुई। मैं चाहता हूं कि इस घटना को सरकार और मुख्यमंत्री एक बहुत ही शर्मनाक घटना मानते हुए इसका पूरा पता करें कि आखिर एक महिला सांसद जो अपने क्षेत्र में हॉस्पिटलों को देखने के लिए रात को जा रही थी, उस पर कहीं अनजान और सुनसान जगह पर रास्ता रोक करके गाड़ी आड़ी लगाकर ये कोई न कोई सोचा समझा ही कोई हमला करने का तौर तरीका दिखता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पाली देसुरी में तूफान यास का दिखा असर। सुथारू का गुड़ा सादड़ी परशुराम महादेव सड़क पर दिखा असर। 2 दर्जन भर पेड़ व विद्युत के पोल हुए धराशायी। कल शाम को हुई थी तेज हवाओं के साथ बरसात। सबसे ज्यादा सुथारू के गुड़ा में दिखा असर। सावधान, क्योंकि अभी कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई कि उससे पहले राजस्थान के अंदर ब्लैक फंगस ने अपने पांव पसार लिए हैं। राजस्थान के अंदर इसके एक्टिव केसों की संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है। और अगर हम वही बात करें ब्लैक फंगस के बारे में, तो आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या, इस ब्लैक फंगस को कैसे पहचाना जाता है और इस ब्लैक फंगस के फैलने के क्या कारण हैं और इसके रोकथाम के आखिर क्या उपाय हो सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी से तो मैं आप सभी को अवगत कराऊंगा ही, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर और आपको बता देता हूं कि ब्लैक फंगस उन व्यक्तियों के अंदर ज्यादा हो रहा है जो कोरोना से प्रभावित हुए थे और कोरोना के इलाज के दौरान उनके एस्टेरॉइड लगाए गए थे या फिर वह डायबिटीज के पेशेंट भी रह चुके हैं। यदि आप भी डायबिटीज के पेशेंट रह चुके हैं और आप सभी को भी कोरोना वायरस के दौरान एस्टेरॉइड लगाया गया था, तो आप सभी जरूर सावधान हो जाइए, क्योंकि ब्लैक फंगस एक महामारी राजस्थान के अंदर घोषित करी गई है। तो आइए वह सब जानते हैं कि आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या, ब्लैक फंगस कैसे फैलता है और क्या इससे रोकथाम के उपाय हो सकते हैं। आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट पर। राज्य सरकार द्वारा ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के बाद इसके केस हजारों के पार हो गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ब्लैक और वाइट फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये फंगस इन्फेक्शन कोविड के उन मरीजों को हो रहा है जिन्हें एस्टेरॉइड दिए गए या फिर डायबिटिक हैं। अब डॉक्टर और विशेषज्ञों का मानना तो यह है कि मुंह पर लगे गंदे मास्क, लगातार उनका उपयोग और ऑक्सीजन सिलेंडर पर लगे ह्यूमिडिफायर से भी ब्लैक फंगस हो सकता है। इनमें अतिरिक्त सावधानी से फंगस को बचा जा सकता है। प्रदेश के बड़े शहर जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और भीलवाड़ा में कोविड के मरीज भी कम हो रहे हैं और राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी को मास्क पहनना अनिवार्य किया हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। आम आदमियों के ऊपर तो मानो मुसीबतों का पहाड़ एक के बाद एक टूटता ही जा रहा है। जी हम बात कर रहे हैं महंगाई की। महंगाई एक ऐसा मुद्दा बन गया है
जिसके ऊपर से मानो सरकार ने तो अपनी नजर ही फेर ली है। सरकार को चुनाव के आगे कुछ दिखना ही बंद हो गया है। जहां एक तरफ कोरोना, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, सबके बाद अब एक और महामारी आ गई है जो है बीमारी की। जहां एक तरफ लॉकडाउन में लोगों की आमदनी धड़ल्ले से आधी से भी कम रह गई है, कुछ लोग तो पाई पाई को मोहताज है। ऐसे में महंगाई ने लोगों के रसोई घर में भी हमला बोल दिया है। अब वो कैसे? क्योंकि आजकल अगर आप मार्केट जाएंगे तो आपको 100 रुपए से नीचे तो मानो मुश्किल ही कुछ मिलता है। दाल, सब्जी, चावल जो रोज के रोजमर्रा की जिंदगी की एक जरूरत की चीजें हैं, उसके दाम भी मानो आसमान छू रहे हैं। दाल की कीमत 100 रुपए पार हो गई है, वहीं तेल 200 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये है और मुद्दा आज का ये है कि आखिर चुनाव के वक्त महंगाई क्यों नहीं बढ़ती? सिर्फ चुनाव खत्म होते ही मानो महंगाई का तो ब्रेक ही फेल हो जाता है। ऐसे में सरकार क्यों आम जनता की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही? आइए हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके बाद महंगाई की मार देख करके आपकी रूह कांप जाएगी। एक कैसे लोग लॉकडाउन में जैसे तैसे करके अपने अरमानों को और अपने परिवार को तिल तिल कर भूखा मरता देख रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी सरकार मौन बैठी है। उनके ऊपर एक रत्ती भर का भी असर आखिर क्यों नहीं हो रहा? क्या सियासत सत्ता के आगे उन्हें आम जनता की कोई फिक्र बाकी है? ये सवाल है मोदी सरकार से, ये सवाल है हर उस इंसान से जो आज सत्ता में बैठा है सिर्फ आम जनता की बदौलत, लेकिन उसके बाद भी उसी जनता को आखिर चुनाव के बाद क्यों लात मार दी जाती है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जयपुर में भी पेट्रोल के दाम 100 तक पहुंच गए हैं। दाल 150 रुपए मिल रहा है, वहीं सरसों के तेल की बात करें तो 200 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। ऐसे में जहां कोरोना और लॉकडाउन की वजह से आमदनी आधी हो गई है, वहीं महंगाई दुगनी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। तब जब देश पैसे पैसे को मोहताज है, तब जरूरत के सामान के दाम आसमान पर कुछ ऐसे हैं कि पूछिए मत। राशन के दाम, सब्जी के दाम तो मानो आलम कुछ ऐसा है कि जनता आंख में आंख डाल कर देखिए कि महंगाई कैसे जान लेती है। एक गरीब को देखिए, लेकिन सरकार ने जैसे सब कुछ देखना ही बंद कर दिया है। आपको दिखाते हैं कि कैसे एक गरीब ने अपने ही ऑटो को आग लगा दी। उनकी आंखों के सामने उसका अरमान खाक हो गया। ये भी हर तरफ से मजदूर व्यक्ति की भूख से जान पर बनाई तो उसी डीजल से फूंक डाला अपने ही पेट पालने के सामान को। क्या कर दूं, एक्सचेंज नहीं हो रहा था, ले जाते थे कंपनी, एक्सचेंज नहीं लेता था, दूसरे से कर्जा मांगते थे तो कहता था कि नहीं लॉकडाउन है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन है, जला के रखे कर दो, आपको कबाड़ी के भाव से बेचेंगे, खाना खुराक ही नहीं। पेट्रोल और डीजल के दामों में मानो आग सी लग गई है। जब तक चुनाव था तब तक एक पैसा नहीं बढ़ा, लेकिन चुनाव खत्म होते ही मानो ब्रेक ही फेल हो गया हो। मुंबई में पेट्रोल आजादी के बाद पहली बार 100 रुपए के पार पहुंच गया। वहीं भोपाल में 101 रुपए 77 पैसे, जयपुर में 100 रुपए 17 पैसे, वहीं थाने में 100 रुपए 6 प्रति लीटर बिक रहा है। ऐसे में न जाने कितने ही राज्य हैं जहां तेल की कीमतों ने शतक लगा दिया है। बीते साल में गरीबी कुछ इस तरह उपजी है कि अच्छे अच्छे दरबदर हो गए हैं, लेकिन सरकार ने जैसे उन सब से अपना मुंह फेर रखा है। वैश्विक महामारी के इस दौर में लोगों की कमर को महंगाई एक डायन बन के कमर तोड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी सरकार इन सभी मामलों से नदारद नजर आ रही है। आखिर कब सरकार होश में आएगी? आखिर कब आम जनता का इलाज हो पाएगा? आखिर कब आम जनता सुखी और संपन्न जीवन जी पाएगी? कब उनके अरमानों पे पानी फिरना बंद हो जाएगा? नमस्कार, मैं हिमांशु, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ 19। रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि आ रही है कोटा शहर से। कोटा शहर में देखने को मिले दो नजारे। जी हाँ, एक तो विधायक मदन दिलावर का धरना, वहीं दूसरी ओर सरकार ने उनकी शर्तें मांगी। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या कुछ हुआ। अभी खबर आ रही है कोटा शहर से। तो आज कोटा शहर में दो नज़ारे देखने को मिले हैं। पहला, रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर का कोटा जिला कलेक्टर के चैम्बर में फर्श पर बैठकर धरना देना और उसके तुरंत बाद उन्होंने जो चाहा वो आदेश
सरकार का मान लेना। जी हाँ, ये घटना है मदन दिलावर की कोटा शहर से, जिन्होंने सरकार से चिकित्सक और वहां अस्पताल में भेज दिए दंत चिकित्सक। बोला दंत चिकित्सक कोरोना का इलाज कैसे करेंगे। इसी तरह का एक नाटक कोटा शहर के पुलिस के सामने भी देखने को मिला, जहां एक महिला वकील को यातायात पुलिस द्वारा रोका गया और इस मुद्दे पर वकील लामबंद हुए तो कोटा शहर के पुलिस बैकफुट पर आ गई। लिखित में एक आदेश जारी कर दिया गया कोटा शहर की पुलिस के द्वारा कि लॉकडाउन के द्वारा किसी वकील को रोका ना जाए। दोनों ही घटनाएं एक समानता के लिए नजर आती है, लेकिन एकता और ताकत और पद का रुतबा यदि हो तो प्रशासन भी झुकता है और सरकार भी। दोनों ही मामलों में आज ठीक कुछ ऐसा ही देखने को मिला कोटा शहर में। 12वीं की परीक्षा रद्द करने संबंधी याचिका पर 31 मई को सुनवाई करेगी शीर्ष अदालत। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि देश भर में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर रखते हुए 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने के निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर वे 31 मई को सुनवाई करेंगे। ये मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ के समक्ष आया था। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। राजधानी जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना इलाके में गैस रिसाव, सीवरेज प्लांट में गैस रिसाव के कारण बढ़ा खतरा। पुलिस और निगम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल रिसाव को ठीक किया गया, वहीं लोगों ने राहत की सांस ली। धौलपुर में ट्रैक्टर में आग लगने से जिंदा जला ड्राइवर, असंतुलित होकर ट्रैक्टर पलट गया, जिससे नीचे दबा रह गया ड्राइवर। ट्रैक्टर के पलटने पर ट्रैक्टर में भयानक आग लग गई। आग में जिंदा जलने से ड्राइवर की हुई दर्दनाक मौत। भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर देर रात हमला। वैर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अचानक निरीक्षण कर लौट रही सांसद पर हुआ हमला। हमले में सांसद रंजीता कोली को चोटें आई हैं। घायल सांसद को भरतपुर के RBM अस्पताल में भर्ती करा गया। अज्ञात 4-5 लोगों ने सांसद की गाड़ी पर किया पथराव। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले से जुड़ा मामला। सोसाइटी की पूर्व SDM प्रियंका मोदी और ललिता राजपुरोहित को मिली राहत। हाईकोर्ट के सोसाइटी से जुड़े सभी मामलों में 3 माह की जमानत पर रिहा करने के दिए आदेश। साथ ही बिना अनुमति देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। 7 दिन में अपना पासपोर्ट भी ट्रायल कोर्ट में जमा कराने के निर्देश। CJ इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने ये आदेश जारी किए हैं। आरोपियों की याचिका पर आदेश जारी किया गया। GST काउंसिल की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक सचिवालय से मंत्री शांति धारीवाल वीडियो कॉल के जरिए बैठक में होंगे शामिल। बैठक में राजस्थान कोरोना के टीके व दवाइयों से GST कम कराने का मुद्दा उठाया जाएगा। बैठक में वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा, वित्त सचिव राजस्व T रविकांत और वाणिज्यिक कर आयुक्त रवि जैन मौजूद। सरकार के कर्मचारी संघों के साथ होने वाली बैठक स्थगित। आज दोपहर 1 बजे सचिवालय में होनी थी बैठक। वेतन कटौती को लेकर होनी थी चर्चा। मुख्य सचिव और कर्मचारी संघों के साथ होनी थी यह बैठक। 18 से 45 वर्ष के युवाओं को वैक्सीन में आर्थिक सहायता को लेकर भी होनी थी बैठक। कर्मचारी और अधिकारियों के वेतन काटे जाने की बात में बनी थी सहमति। जोधपुर में ब्लैक फंगस के मरीजों को एम्स में नहीं मिल रहा इंजेक्शन। एम्स में भर्ती मरीज लहरा देवी के बेटे ने किया ट्वीट। एम्स प्रिस्क्रिप्शन के साथ सोनू सूद फाउंडेशन ने लगाई गुहार। मां के उपचार के लिए मांगी मदद। IMA के साथ बयानबाजी को लेकर विवादों में योग गुरु रामदेव के पतंजलि अलवर के किशनगढ़ बास क्षेत्र के खैरतल में बाबा रामदेव की पतंजलि ब्रांड के नाम से सरसों के तेल की पैकिंग किए जाने की सूचना के बाद प्रशासन ने सिंघानिया ऑयल मिल पर छापा मारकर फैक्ट्री को सीज कर दिया। कोरोना से मौत के आंकड़े छुपाने के आरोप पर मंत्री रघु शर्मा ने बीजेपी पर पलटवार किया है। रघु शर्मा ने कहा कि मौत पर राजनीति करने वालों को यूपी में जाकर गंगा किनारे की हालत देखनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उन्हें पहले वहां की हालत देख लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व प्रताप सारंगी के साथ उड़ीसा में चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा। चक्रवात के कारण उड़ीसा के 3 लोगों और पश्चिमी बंगाल में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में दावा किया है कि इस प्राकृतिक आपदा के कारण कम से कम 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। तौकते के बाद 1 सप्ताह के भीतर देश के तटों से टकराने वाला यास दूसरा चक्रवाती तूफान है। प्रधानमंत्री उड़ीसा के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। इसके बाद वह पश्चिमी बंगाल के चक्रवात प्रभावित
भी इलाके का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और वहां एक समीक्षक बैठक भी करेंगे। राजधानी जयपुर के विराटनगर से बड़ी खबर आ रही है। वेतन कटौती से पहले कर्मचारियों को मनाने की कवायद। आज कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि से मिलेंगे मुख्य सचिव। दोपहर 1 बजे सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी बैठक। कर्मचारियों की लंबित मांगों पर होगी चर्चा। वेतन कटौती के प्रस्ताव से नाराज है कई कर्मचारी संगठन। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं हूं हिमांशी और आप मेरे साथ देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में ये कि 1 जून से मिनी अनलॉक में अभी ज्यादा कुछ खुलने की उम्मीदें है नहीं। एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया है कि कम केस वाले जिलों को पहले खोला जाए। राजस्थान में 1 जून से मिनी अनलॉक में फिलहाल ज्यादा छूट मिलने की उम्मीद कम। दुकानों के खुलने का समय बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स ने दिया कम केस वाले जिलों को पहले खोलने का सुझाव। प्रदेश में कम होते कोरोना के मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार 1 जून से मिनी अनलॉक की शुरुआत करने जा रही है। मिनी अनलॉक इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा छूट मिलने वाली नहीं है। अनलॉक के पहले फेज में बाजार में सीमित संख्या में दुकानों को खोलने की मंजूरी मिलेगी। गृह विभाग अनलॉक की गाइडलाइन तैयार करने में जुड़ा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1-2 दिन में अनलॉक की गाइडलाइन को मंजूरी दे देंगे। राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन है, लेकिन जहां कोरोना के मामले कम हैं वहां अनलॉक की शुरुआत होगी। जी हां, गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक अनलॉक के पहले फेज में रोजमर्रा की जरूरत वाली दुकानों को खोलने की मंजूरी दी जाएगी। किराना और खाद्य सामग्री, दूध, डेयरी जैसी दुकानों को खोलने का समय बढ़ना तय है। किराना दुकानों का समय सुबह 6 से 11 है, जिसे शाम 5 बजे तक बढ़ाया जा सकता है। पहले फेज में एक्सपर्ट्स ने कुछ एक बंदिशें ही हटाने का सुझाव दिया है। इसके आधार पर ही गाइडलाइन तैयार की जा रही है। पहले से जिन दुकानों और गतिविधियों को छूट मिल रही है उनकी संख्या में और बढ़ोतरी की जाएगी। आवागमन पर लगी रोक हट सकती है। अनलॉक में एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर और एक गांव से दूसरे गांव में आने जाने पर रोक हट सकती है। निजी वाहनों को शर्तों के साथ अनुमति दी जा सकती है। एक्सपर्ट बोले, जहां मामले कम वहां सावधानी से दुकानें खोलने की अनुमति दे सकते हैं। सरकार के कोरोना कोर ग्रुप की एक्सपर्ट डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा, कोरोना की पॉजिटिविटी रेट कम होने व केस कम आने और एक्टिव रोगियों की संख्या कम हो तो बाजार में चुनिंदा दुकानों को खोला जा सकता है। ये बहुत सावधानी से करना होगा। पहले फेज में केवल कम भीड़ की संभावना वाली दुकानों को ही खोला जाएगा। जहां पर कोरोना केस कम है वहां कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरी सावधानी बरतेंगे और कुछ दुकानें और कमर्शियल एक्टिविटी को मंजूरी दी जा सकती है ताकि जीविका भी चलती रहे। और सीजन को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों को खोलने की मंजूरी। गर्मी के सीजन को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें खोली जा सकती है। इनके साथ पंखा, एसी, कूलर, रिपेयरिंग की दुकानों को भी अनुमति मिलना तय है। कई व्यापारिक संगठन भी इसकी मांग कर रहे थे। अनलॉक में ये खुल सकते हैं, जिनकी लिस्ट यहाँ जारी है। जनरल स्टोर, कपड़े की दुकान, व्हीकल रिपेयरिंग, वर्कशॉप, किराना, खाद्य सामग्री की दुकानों को खोलने की अनुमति मिल सकती है। रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बांदीकुई के कीरतपुर से, जहां के सरपंचों ने किया सैनिटाइजर और मास्क का वितरण। बांदीकुई ग्राम पंचायत कीरतपुरा के सरपंच प्रेम प्रकाश बैरवा व समाज सेवी सोनू बैरवा द्वारा आज ग्राम पंचायत कीरतपुरा में कोरोना के बचाव के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव किया। वह सभी पंचायत वासियों को मास्क वितरित किया गया। साथ ही सरपंच प्रेम प्रकाश बैरवा व समाज सेवी सोनू बैरवा द्वारा सभी को घर पर रहने व कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर तिरंगे का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पिछले दिनों हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर हरे रंग को ज्यादा दिखाया व सफेद रंग को ढक दिया। आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ है ये पूरा मामला। आखिर क्यों प्रहलाद पटेल ने लगाया अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये संगीन अपराध, एक तरह से आप इसे अपराध कह सकते हैं। क्यों लगाया है ये आरोप, आपको दिखाएंगे इस वीडियो के जरिए। कोरोना संकट काल के बीच एक बार फिर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच विवाद होता दिख रहा है।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिरंगे का अपमान किया है। इस विषय को लेकर अब केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। वहीं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना है कि मैं कुछ दिन से अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। उनके पीछे लगे 2 ध्वज में सफेद रंग पर हरी पट्टी बढ़ाई गई है। मैंने इसके लिए अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है और मैंने उपराज्यपाल को भी पत्र की कॉपी पहुंचाई है। अपनी चिट्ठी में केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पीछे राष्ट्रीय ध्वज लगे हैं, उनमें सफेद हिस्से को छोड़कर हरा हिस्सा बढ़ा दिया गया है। इसमें गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं हूं मानसी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर में देर रात 3:15 बजे हुआ हादसा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस के रिसाव से मची दहशत। जयपुर में देर रात 3:15 बजे हुआ हादसा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस के रिसाव से मची दहशत। 2 कर्मचारियों की हालत बिगड़ी, घर छोड़कर भागे सैकड़ों लोग। पुलिस ने खाली कराई कई कॉलोनियां। राजधानी जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में गुरुवार रात क्लोरीन गैस के रिसाव से दहशत मच गई। गैस का ये रिसाव नगर निगम द्वारा संचालित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में रात 3:15 बजे हुआ। इससे घरों में सो रहे लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। अफरा तफरी में लोग घर छोड़कर भाग निकले। कई घंटे तक घरों से दूर सार्वजनिक पार्क और सड़क पर रात गुजारनी पड़ी। वहीं गैस के रिसाव की वजह से प्लांट में मौजूद 2 कर्मचारियों की हालत बिगड़ गई। उनको एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर है। फिलहाल पुलिस और दमकल मौके पर मौजूद है। चलिए अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। जयपुर में गर्भवती से रेप का मामला। भाजपा हमलावर पुनिया बोले, सरकार का इकबाल नहीं, ना जिंदगियां बचा पा रहे हैं, ना बहन बेटियों की अस्मत। जयपुर में गर्भवती से रेप मामले में भाजपा हमलावर पुनिया बोले, सरकार का इकबाल खत्म, ना जिंदगियां बचा पा रहे हैं, ना बहन बेटियों की अस्मत। राठौड़ बोले, सरकार को महिलाओं की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। 24 मई की वारदात। डीसीपी अभिजीत सिंह के अनुसार 22 वर्षीय गर्भवती महिला अपने पति के साथ एसएमएस अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर रहती थी। वहीं 24 मई को सुबह 11 बजे खाना लेने के लिए निकली थी। तब सुरेंद्र योगी उसे खाना खिलाने के बहाने अपने साथ एम्बुलेंस में ले गया। रास्ते में त्रिमूर्ति सर्किल के पास सुरेंद्र ने अपने दोस्त महेंद्र मीणा को भी बिठा लिया। इसके बाद गांधी सर्किल से झालाना जाने वाली रोड पर दोनों युवकों ने एम्बुलेंस में ही महिला से बारी बारी से दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे वापस एसएमएस अस्पताल ले जाकर छोड़ दिया गया, वहां से फरार हो गए। वहीं खबर साइबर अलर्ट से आ रही है। अपराधी रोजाना कर रहे हैं 35 लोगों से 12 लाख रुपए तक की ठगी। अपराधी रोजाना 35 लोगों से कर रहे हैं 12 लाख रुपए तक की ठगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में साइबर ठगों ने इससे आपदा का अवसर बना लिया है। साइबर अलग अलग बहाने से मरीजों के परिजनों को जाल में फंसाकर साइबर ठगी के करने में जुड़ चुके हैं। ऐसे में लोगों की सहायता के लिए जयपुर कमिश्नरेट ने अभय कमांड सेंटर में साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड इकाई का गठन किया है, जिसका प्रभारी एडिशनल डीसीपी मोहित चौधरी को बनाया गया है। इसके लिए कमिश्नरेट ने एक विशेष हेल्पलाइन नंबर 155260 जारी किए हैं। इसके अलावा आप 100 और 112 पर सूचित कर सकते हैं। अब आपको साइबर ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास भटकना नहीं पड़ेगा। बस आप समय रहते इन नंबरों पर तुरंत सूचित कर दें, ताकि पुलिस टीम आपको पैसे रिकवर करके दे सके। आप केवल cybercrime.government.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड इकाई आपकी रिपोर्ट दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर देगी। राजस्थान के 29 जिलों में 100 रुपए से पार पहुंचा पेट्रोल। राजस्थान के 29 जिलों में 100 रुपए पार पहुंचा पेट्रोल। एमपी को छोड़ पड़ोसी राज्यों से 10 रुपए अधिक महंगा बिक रहा तेल। चुनाव परिणाम के बाद 24 दिन में 14 बार बढ़ा चुके हैं रेट। राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दाम अनकंट्रोल हो चुके हैं। 29 जिलों में पेट्रोल ने शतक का आंकड़ा पार कर लिया है। केवल 4 जिलों में ही 100 रुपए के नाम पर मात्र कम रह गया है। मध्य प्रदेश को छोड़कर पड़ोसी राज्यों की तुलना में 10 रुपए अधिक तेल महंगा खरीद रहे हैं। जयपुर में पहली बार सामान्य पेट्रोल की रेट 100 रुपए से ऊपर पहुंच गई है। श्रीगंगानगर में पेट्रोल 104.6
हनुमानगढ़ में 103.9, बीकानेर में 102.6 हो चुके हैं। मई में 4 राज्यों में चुनाव और राजस्थान में उपचुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद 24 दिनों में 14 बार तेल के रेट बढ़ाए जा चुके हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में 99.91 रुपए, अजमेर में 99.58, कोटा में 99.75 व भरतपुर में 99.92 पहुंच गया है। लैब टेक्नीशियन भर्ती में फर्जीवाड़ा, कई चयनित अभ्यर्थियों ने डिप्लोमा से पहले ही ले लिया अनुभव। लैब टेक्नीशियन भर्ती में फर्जीवाड़ा, कई चयनित अभ्यर्थियों ने डिप्लोमा से पहले ही ले लिया अनुभव। अब जांच होगी, सरकारी नौकरी पाने के लिए अभ्यर्थी किस कदर फर्जीवाड़ा कर सकते हैं, ये लैब टेक्नीशियन भर्ती में सामने आया है। इस भर्ती में कई चयनित अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा बाद में किया और अनुभव डिप्लोमा लेने के 2 साल पहले ही ले लिया। प्लेसमेंट एजेंसियों ने अभ्यर्थियों से मिलीभगत कर उन्हें डिप्लोमा से पहले ही अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। सवाल उठता है कि डिप्लोमा से पहले अनुभव कोई कैसे ले सकता है। जी हां, शिकायत के बाद अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। चयन बोर्ड ने पिछले साल लैब टेक्नीशियन के 1129 पदों पर भर्ती निकाली थी। इस भर्ती में पिछले महीने 439 अभ्यर्थियों का चयन कर नियुक्ति दी गई। चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेज का सत्यापन चिकित्सा विभाग की टीम ने किया था। टीम में लापरवाही बरती और अभ्यर्थियों के इस फर्जीवाड़े पर ध्यान नहीं दिया और ऐसे कई अभ्यर्थियों को योग्य ठहरा दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। राजस्थान में मानो अराजकता सी फैल गई है। चारों तरफ आए दिन हमें बलात्कार, हत्या, अपहरण जैसी चीजें सुनने को मिल रही है। आखिर कहां सरकार फेल होती नजर आ रही है। यहाँ पर ना तो आम आदमी सुरक्षित है और ना ही बड़े अफसर और ना ही नेता। जी हम बात कर रहे हैं आज भरतपुर की, जहाँ आम जनता की तो सवाल ही छोड़ो, वहाँ तो सांसद पर भी हमला हो रहा है। आखिर प्रशासन में कहाँ कमी आ रही है, किस वजह से लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट की ओर, जहां आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार गुरुवार को देर रात एक बीजेपी सांसद के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद वो सहम सी गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गुरुवार देर रात भरतपुर से भाजपा सांसद रंजीता कोली पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले में सांसद बेहोश हो गई, उनकी हालत स्थिर है और उन्हें जिला आरबीएम अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। सांसद रंजीता कोली ने शुक्रवार को बताया कि वो देर रात जिला अस्पताल का दौरा करने के बाद वैर होते हुए अपने घर बयाना लौट रही थी। हंतरा वैर रोड पर धरसौनी गांव के पास करीब 5 बदमाश गाड़ी से सवार होकर आए और सांसद की गाड़ी पर पथराव कर दिया। सांसद का कहना है कि हमले के बाद जिला कलेक्टर को घटना से अवगत कराने के लिए फोन किया गया, लेकिन जिला कलेक्टर ने उनका फोन नहीं उठाया। बदमाशों ने सांसद की गाड़ी का पथराव शुरू किया। बदमाश स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे। बताया जा रहा है कि वो काफी देर से सांसद की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। बदमाशों ने सांसद की गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया। सरिया से भी गाड़ी पर हमला किया गया। सांसद की गाड़ी के पीछे का शीशा भी टूट गया। सांसद घबरा कर गाड़ी में ही बैठी रही। सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी से उतर कर नीचे आए, तब तक बदमाश युवक भागने लग गए। चालक गाड़ी को धनसौटा गांव की ओर ले गया। गाड़ी से एक लोहे का सरिया भी मिला है। सांसद पर हमले की खबर आग की तरफ फैल गई। सांसद को तुरंत उपचार के लिए सिक्योरिटी गार्ड व ड्राइवर अस्पताल लेकर पहुंचे। हमले की खबर का पता लगने पर काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी अस्पताल में पहुंच गए। प्राथमिक उपचार किए जाने के बाद सांसद को घर भेज दिया गया। हमले से वो काफी घबराई हुई थी। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। हम लोगों का एक दौरा था रोगबाज वृंदावन होते हुए। हम लोग आरबीएम हॉस्पिटल का भी हमने दौरा किया था। उसके बाद हम लोगों ने खाना खा के बहना था, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। रात को 11 साढ़े 11 बज रहे हुए और वहाँ मैं तो थोड़ी आंखें भी लग गई थी मेरी। एकदम से कुछ लोग आए थे, गाड़ी मेरे भाई बता रहे थे, और उन्होंने के एकदम से मेरी गाड़ी पे हमला किया। और हमला के दौरान गाड़ी को मुड़ा भी लिया था, लेकिन उन्होंने पत्थरबाजी करी और 5-6 जने थे। इस तरीके से मेरे घर किया गया था।
रिव्यू मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी को बुलाने के बाद ममता बनर्जी भड़क गई हैं। जी हां, आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए वे पश्चिम बंगाल व उड़ीसा पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने तमाम तरह के हुए नुकसानों का जायजा लेने के लिए व जानने के लिए एक रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया था, जिसके अंदर शुभेंदु अधिकारी को निमंत्रण भी दिया गया था। लेकिन शुभेंदु अधिकारी को निमंत्रण देने के बाद जो है ममता बनर्जी भड़क गई। उनका कहना है कि अगर शुभेंदु अधिकारी उस मीटिंग में उपस्थित होंगे तो वो वहां से नदारद नजर आएंगी। आइए देखिए क्या है ये पूरा मामला। यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल व उड़ीसा का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसके बाद वह राज्य सरकारों के साथ रिव्यू मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को मिले न्योते से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हैं। बताया जा रहा है कि ममता बैठक में शामिल नहीं होंगी। कालीकुंडा में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। हालांकि वह केवल एक दस्तावेज को सौंपने के लिए कालीकुंडा जाएंगी, जिसमें यास तूफान से हुए नुकसान का पूरा ब्यौरा होगा। ममता के इस कदम से राज्य व केंद्र के बीच मतभेद और बढ़ गया है। यास तूफान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिव्यू मीटिंग में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, सीएम ममता बनर्जी, केंद्रीय मंत्री व बंगाल सांसद देवाश्री चौधरी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। इसके साथ ही बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को भी न्योता मिला है। इसके कारण ममता बनर्जी बैठक में शामिल नहीं होंगी। आपको बता दें कि यास तूफान के तांडव से हुए नुकसान का जायजा लेने प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल व उड़ीसा का दौरा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात व दीव में ताउते तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया था। यास तूफान ने उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में जबरदस्त तबाही मचाई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि यास तूफान से बंगाल में 1 करोड़ लोगों को प्रभावित हुए हैं और करीब 3 लाख घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं उड़ीसा में करीब 6 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हवाई सर्वेक्षण के बाद पीएम मोदी रेस्क्यू मीटिंग करेंगे और विधानसभा चुनाव के बाद पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री के साथ ममता बनर्जी नजर आएंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। आम आदमियों के ऊपर तो मानो मुसीबतों का पहाड़ एक के बाद एक टूटता ही जा रहा है। जी हम बात कर रहे हैं महंगाई की। महंगाई एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसके ऊपर से मानो सरकार ने तो अपनी नजर ही फेर ली है। सरकार को चुनाव के आगे कुछ दिखना ही बंद हो गया है। जहां एक तरफ कोरोना, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, सबके बाद अब एक और महामारी आ गई है जो है बीमारी की। जहां एक तरफ लॉकडाउन में लोगों की आमदनी धड़ल्ले से आधी से भी कम रह गई है। कुछ लोग तो पाई पाई को मोहताज है। ऐसे में महंगाई ने लोगों के रसोई घर में भी हमला बोल दिया है। अब वो कैसे? क्योंकि आजकल अगर आप मार्केट जाएंगे तो आपको 100 रुपए से नीचे तो मानो मुश्किल ही कुछ मिलता है। दाल, सब्जी, चावल जो रोज के रोजमर्रा की जिंदगी की एक जरूरत की चीजें हैं, उसके दाम भी मानो आसमान छू रहे हैं। दाल की कीमत 100 रुपए पार हो गई है, वहीं तेल 200 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये है और मुद्दा आज का ये है कि आखिर चुनाव के वक्त महंगाई क्यों नहीं बढ़ती? सिर्फ चुनाव खत्म होते ही मानो महंगाई का तो ब्रेक ही फेल हो जाता है। ऐसे में सरकार क्यों आम जनता की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही? आइए हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके बाद महंगाई की मार देख करके आपकी रूह कांप जाएगी। एक कैसे लोग लॉकडाउन में जैसे तैसे करके अपने अरमानों को और अपने परिवार को तिल तिल कर भूखा मरता देख रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी सरकार मौन बैठी है। उनके ऊपर एक रत्ती भर का भी असर आखिर क्यों नहीं हो रहा? क्या सियासत सत्ता के आगे उन्हें आम जनता की कोई फिक्र बाकी है? ये सवाल है मोदी सरकार से, ये सवाल है हर उस इंसान से जो आज सत्ता में बैठा है सिर्फ आम जनता की बदौलत, लेकिन उसके बाद भी उसी जनता को आखिर चुनाव के बाद क्यों लात मार दी जाती है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जयपुर में भी पेट्रोल के दाम 100 तक पहुंच गए हैं। दाल 150 रुपए मिल रहा है, वहीं सरसों के तेल की बात करें तो 200 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है।
ऐसे में जहां कोरोना और लॉकडाउन की वजह से आमदनी आधी हो गई है, वहीं महंगाई दुगनी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। तब जब देश पैसे पैसे को मोहताज है, तब जरूरत के सामान के दाम आसमान पर कुछ ऐसे हैं कि पूछिए मत। राशन के दाम, सब्जी के दाम तो मानो आलम कुछ ऐसा है कि जनता आंख में आंख डाल कर देखिए कि महंगाई कैसे जान लेती है। एक गरीब को देखिए, लेकिन सरकार ने जैसे सब कुछ देखना ही बंद कर दिया है। आपको दिखाते हैं कि कैसे एक गरीब ने अपने ही ऑटो को आग लगा दी। उनकी आंखों के सामने उसका अरमान खाक हो गया। ये भी हर तरफ से मजदूर व्यक्ति की भूख से जान पर बनाई, तो उसी डीजल से फूंक डाला अपने ही पेट पालने के सामान को। क्या कर दूं, एक्सचेंज नहीं हो रहा था, ले जाते थे कंपनी, एक्सचेंज नहीं लेता था, दूसरे से कर्जा मांगते थे तो कहता था कि नहीं लॉकडाउन है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन है, जला के रखे कर दो, आपको कबाड़ी के भाव से बेचेंगे, खाना खुराक ही नहीं। पेट्रोल और डीजल के दामों में मानो आग सी लग गई है। जब तक चुनाव था तब तक एक पैसा नहीं बढ़ा, लेकिन चुनाव खत्म होते ही मानो ब्रेक ही फेल हो गया हो। मुंबई में पेट्रोल आजादी के बाद पहली बार 100 रुपए के पार पहुंच गया। वहीं भोपाल में 101 रुपए 77 पैसे, जयपुर में 100 रुपए 17 पैसे, वहीं थाने में 100 रुपए 6 प्रति लीटर बिक रहा है। ऐसे में न जाने कितने ही राज्य हैं जहां तेल की कीमतों ने शतक लगा दिया है। बीते साल में गरीबी कुछ इस तरह उपजी है कि अच्छे अच्छे दरबदर हो गए हैं, लेकिन सरकार ने जैसे उन सब से अपना मुंह फेर रखा है। वैश्विक महामारी के इस दौर में लोगों की कमर को महंगाई एक डायन बन के कमर तोड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी सरकार इन सभी मामलों से नदारद नजर आ रही है। आखिर कब सरकार होश में आएगी? आखिर कब आम जनता का इलाज हो पाएगा? आखिर कब आम जनता सुखी और संपन्न जीवन जी पाएगी? कब उनके अरमानों पे पानी फिरना बंद हो जाएगा? नमस्कार, मैं हिमांशु, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ 19। रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि आ रही है कोटा शहर से। कोटा शहर में देखने को मिले दो नजारे। जी हाँ, एक तो विधायक मदन दिलावर का धरना, वहीं दूसरी ओर सरकार ने उनकी शर्तें मांगी। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या कुछ हुआ। अभी खबर आ रही है कोटा शहर से। तो आज कोटा शहर में दो नज़ारे देखने को मिले हैं। पहला, रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर का कोटा जिला कलेक्टर के चैम्बर में फर्श पर बैठकर धरना देना और उसके तुरंत बाद उन्होंने जो चाहा वो आदेश सरकार का मान लेना। जी हाँ, ये घटना है मदन दिलावर की कोटा शहर से, जिन्होंने सरकार से चिकित्सक और वहां अस्पताल में भेज दिए दंत चिकित्सक। बोला दंत चिकित्सक कोरोना का इलाज कैसे करेंगे। इसी तरह का एक नाटक कोटा शहर के पुलिस के सामने भी देखने को मिला, जहां एक महिला वकील को यातायात पुलिस द्वारा रोका गया और इस मुद्दे पर वकील लामबंद हुए तो कोटा शहर के पुलिस बैकफुट पर आ गई। लिखित में एक आदेश जारी कर दिया गया कोटा शहर की पुलिस के द्वारा कि लॉकडाउन के द्वारा किसी वकील को रोका ना जाए। दोनों ही घटनाएं एक समानता के लिए नजर आती है, लेकिन एकता और ताकत और पद का रुतबा यदि हो तो प्रशासन भी झुकता है और सरकार भी। दोनों ही मामलों में आज ठीक कुछ ऐसा ही देखने को मिला कोटा शहर में। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलिस सेक्शन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज़ 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। लखनऊ उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने शिक्षा बोर्डों को भारतीय मदरसा शिक्षा परिषद के अधीन संचालित मदरसों में ऑनलाइन शिक्षण कार्य शुरू कराने की स्वीकृति प्रदान की। अब जल्द ही मदरसों की कक्षा 1 से 8, कक्षा 9 से 12 तक एवं कामिल फाजिल की कक्षाओं में ऑनलाइन शिक्षण कार्य शुरू होंगे। जब तक मदरसों की भौतिक रूप से शुरू कराने की स्थिति नहीं बनती, तब तक नियमित ऑनलाइन पढ़ाई के पाठन की अनुमति होगी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर के सुर्खियों में बना हुआ है। कोरोना काल के बीच कांगड़ा के ज्वालामुखी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठ रहे हैं, जहां एक गर्भवती महिला को पहले यह कहकर के 7 घंटे तक अस्पताल में रखा गया कि शाम तक आराम से डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन बाद में इमरजेंसी केस बता करके
टांडा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया। अस्पताल के परिजन सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला गौसेवा प्रमुख देशराज भारती ने अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाए हैं। देश में बुधवार को चढ़े कोरोना ग्राफ के बाद अब एक बार फिर कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से कमजोर पड़ रही है। बुधवार को जहां कोरोना के आंकड़े 2.11 लाख को पार कर गए थे, वहीं आज कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1.80 लाख के बीच नीचे चली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,79,535 नए मामले सामने आए। भारत अब कोरोना वायरस की दूसरी लहर से उभरता हुआ नजर आ रहा है। कई राज्यों में संक्रमण के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। इस बार तैयार हुए हालात से सबक लेकर के अब राज्य सरकारें तीसरी लहर की तैयारियों में जुट गई हैं। कहावत तो यह भी जा रही है कि तीसरी लहर सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी। ऐसे में सरकारों ने अपने प्रयासों में बच्चों को केंद्र में रखा है। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 से 22 जून तक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला इंग्लैंड के साउथहैम्प्टन मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय टीम 2 जून को इंग्लैंड रवाना होगी, जबकि न्यूजीलैंड की टीम वहां पहुंच चुकी है। पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को लेकर के दर्शकों में गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। टिकटों की मांग हर दिन बढ़ती जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद एक मतपत्र प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध टिकटों का कुछ हिस्सा जारी करती है। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखते रहिए